हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। ओके, और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करते हैं टॉर्क की, है ना। मतलब हमें अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ जो सबसे पहले हम टॉर्क की बात करें कि ये टॉर्क कब जनरेट होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। वैसे हम ये 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको इस डेरिवेशन को समझने में आसानी हो इसलिए हम उसको शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टॉर्क जो कब होगा, जैसे किसी बॉडी पर, ठीक है, कैसे फोर्स लगते हैं, ये जो हमने कहा कि हमारे पास ये एक कोई रॉड मान लीजिए आप, ठीक है। इस रॉड पर अगर हम फोर्स लगाते हैं इस तरह से उसके पॉइंट ए पर, मतलब इसे हम किसी एक पॉइंट पर अटैच कर दें और उस पर ऐसे फोर्स लगाए, है ना। एक फोर्स इधर और सेकेंड फोर्स जो उसके अपोजिट में, मतलब कैसे फोर्स लगा रहे हम, ठीक है। जो फोर्सेस है, जो फोर्सेस की बात कर ले पहले तो, है ना। कैसे फोर्सेस है जो अप्लाई किए जा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और इक्वल और अपोजिट इस तरह से हो कि उनका नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो उस पर, नेट फोर्स, है ना। ये रिजल्टेंट कितना रहे, 0 रहे, है ना। नेट 0 होने का मतलब क्या है कि ये दोनों फोर्स ऑब्जेक्ट को किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस ना कर पाए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो यहाँ F1 नेट फोर्स 0 नहीं होता, है ना, नेट फोर्स 0 नहीं होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे मान लो F1 6 न्यूटन होता है ना और F2 5 न्यूटन होता, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो 6 न्यूटन है उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इधर भी डिस्प्लेस करता जाएगा, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, है ना। तो हम क्या कहें कि अगर यहाँ इन दोनों में से कोई एक भी फोर्स ज्यादा हुआ तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा अपनी पोजीशन से, तो वहां उसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी आ जाएगी। तो हमें अभी ट्रांसलेटरी मोशन से मतलब नहीं है, हम यहाँ परफेक्ट रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। और परफेक्ट रोटेशनल के लिए उस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तो दोनों फोर्स कैसे हो, इक्वल एंड अपोजिट, इस तरह से इक्वल और अपोजिट हो कि नेट फोर्स उनका रिजल्टेंट 0 हो और कहां पर लगते हो, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट पर, है ना। डिफरेंट पॉइंट पर लगेगी तो तभी रोटेशन या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये रॉड ऐसी है, यहाँ पे हमने यही रॉड बताई है, तो F1 इधर लग रहा है यहाँ पॉइंट ए पर और F2 पॉइंट F पर लग रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पर लगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों फोर्स डिफरेंट पॉइंट पर लगते हो। तो जो फोर्स है किसी बॉडी पर अगर इक्वल अपोजिट फोर्स लगते हो डिफरेंट पॉइंट पर जिनका रिजल्टेंट 0 हो, तो ऐसे फोर्स भी जो डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट को घुमा देगी, है ना, उसको रोटेट कर देगी। जैसे इसके एग्जांपल हम कहाँ देखते हैं, साइकिल के हैंडल पे जो आप बाइसिकल चलाते होगे या बाइक चलाते होगे तो उसके बाइसिकल के हैंडल पे जो हम फोर्स लगाते हैं ये ऐसे, है ना। एक इधर ऐसे घुमाना हो तो हम एक हैंडल को इधर खींचते हैं ऐसे, है ना, और दूसरे को ऐसे पुश करते हैं। तो ये तो इक्वल और अपोजिट फोर्स है, तो हैंडल को वहीं पे रोटेट करते हैं इस तरह से ना। तो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह की हम फोर्स बात कर रहे हैं, ओके। मतलब छोटी छोटी सी बातें हम क्लियर करते चल रहे हैं टॉर्क प्रोड्यूस होने से रिलेटेड, कि जो फोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल अपोजिट, नेट फोर्स 0, डिफरेंट पॉइंट पर वर्क करते हैं। तो इस केस में वो ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर जाएगा, है ना। जैसे यहाँ फोर्स लगा दिया एक, यहाँ फोर्स एक लगा दिया तो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट हो गए तो इक्वल और अपोजिट हुए तो क्या होगा कि वो घूमेगा तो सही जो, है ना, लेकिन डिस्प्लेस भी होता चलेगा। तो हम वो कंडीशन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो हमने पहले हम टॉर्क का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं थोड़ा सा कि इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स, है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सच दैट their resultant force is 0 acts on different point of an object, then they rotates the object. This rotating effect is called torque.
है ना। तो वो जो ऑब्जेक्ट जो रोटेट होगा, है ना, उसे रोटेटिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ कपल ऑफ फोर्स, ठीक है ना, कपल ऑफ फोर्स मतलब यहाँ जो फोर्स की बात, कपल ऑफ फोर्स की बात हो रही, सिंगल फोर्स की बात नहीं, सिंगल भी घुमा सकता है ऑब्जेक्ट को, यहाँ हम डबल फोर्स की बात करें, कपल ऑफ फोर्स की, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया जो, अब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन होता है ये ईदर फोर्स, मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स ले, दोनों तो इक्वल और अपोजिट है ना, इक्वल और अपोजिट है वो, F1 F2 लिखो या F लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। एंड ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है ना, ठीक है। टॉर्क का हमने 11 में पढ़ा है उसको बहुत डिटेल में। ओके, तो ये हमने टॉर्क से रिलेटेड चीजें अभी रिमाइंड की है, अभी हम हमारे डेरिवेशंस पर आएंगे वीडियो, है ना। तो टॉर्क क्या होता है, हम, है ना, हम मोमेंट ऑफ कपल की बात करें तो ये रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए कपल ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स, ठीक है, इज कॉल्ड टॉर्क। ओके, ठीक, और इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन फोर्स इन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान देना मुझे यहाँ पर, जैसे मैं इस फिगर को एक नाम दे देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ABC, है ना। तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो एक फोर्स, है ना, चलो एक फोर्स, दोनों में से कोई एक ले लिया, दोनों इक्वल अपोजिट है ना। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, यहाँ थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता है कि लाइन ऑफ, जैसे ये फिगर देख रहे हो आप, इस डायग्राम को देख रहे हो, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, BC या AC, है ना, BC या AC, डिस्टेंस कौन सी होगी, ये या ये। तो यहाँ हमने लिखा है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहचानने के लिए लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को पहले पहचानना पड़ेगा और उन लाइन ऑफ एक्शन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो BC और AC दोनों कैसी है, परपेंडिकुलर है, तो हम BC ले या AC ले, ये कंफ्यूजन रहता है। तो आप क्या ढूंढोगे, पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लोगे। तो लाइन ऑफ एक्शन, ये इसकी लाइन है, ओके, ये इस लाइन पर फोर्स F2 वर्क कर रहा है, ये लाइन है उनकी ऐसी, ओके। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, ओके, ये हमारी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, AC। आया समझ में, ये टॉर्क से रिलेटेड बात हमने अभी की है। टॉर्क क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या बताई, ओनली टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए फोर्स मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट सच दैट देयर रिजल्टेंट विल बी जीरो, है ना, रिजल्टेंट जीरो होगा, इस तरह से वो इक्वल होनी चाहिए। एंड दे आर मस्ट बी एक्टेड ऑन, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट पर वो वर्क करने वाले होने चाहिए, तो ही वो टॉर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्योर टॉर्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब ये तो हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, ठीक है ना। अब टॉर्क जो ऐसी क्वांटिटी है, एक्स वेक्टर क्वांटिटी, ओके, और इसे हम एक्सेल वेक्टर भी बोल सकते हैं, है ना। टॉर्क की ऐसी क्वांटिटी है, ये हमने 11 में पढ़ लिया है वीडियो, फिर भी मैं आपकी फैसिलिटी के लिए जो रिवाइज कर देता हूँ। टॉर्क एक्सियल क्वांटिटी, और एक्सियल मतलब वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी इसकी होगी, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो एक्सियल वेक्टर होगी, एक्सियल वेक्टर हमने पढ़ा, जो एक्सियल वेक्टर क्या होती है, ठीक है, विच इज शोज द डायरेक्शन ऑफ, विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन से रिलेटेड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सियल वेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये मान लो एक बॉडी रोटेट कर रही है तो इस तरह से, है ना,
बॉडी दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही हम रेफरेंस देते हैं रोटेशन का, है ना। तो जो एक्सियल वेक्टर होती है, एक्सियल वेक्टर कैसी होती है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। ये एक्सियल वेक्टर जो एक्सियल एक्सिस के अलोंग हो, समझ में आ रहा है ना, एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रही है बॉडी, ये उसका क्या है, रोटेशनल एक्सिस, है ना। मान लो कि कोई बॉडी इस पॉइंट पर अटकी हुई है और ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये रोटेशनल एक्सिस, तो रोटेशनल एक्सिस के अलोंग जो है वेक्टर होगी उसे हम एक्सियल वेक्टर कहते हैं, है ना। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है ना, एक्सियल वेक्टर कैसी होती है, इज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो ये अभी हमने हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट ही नहीं किया है, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं टॉर्क में। तो एक्सियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, बॉडी जिधर घूम रही होगी उसके परपेंडिकुलरली इनकी डायरेक्शन होगी, जिस प्लेन में होगी ना। जैसे हमने कहा कि बॉडी कौन से प्लेन में घूम रही है, जो ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल में घूम रही है, तो एक्सियल वेक्टर कैसी होगी, वर्टिकल प्लेन में। अगर बॉडी वर्टिकल प्लेन में घूम रही है ऐसे, तो एक्सियल वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, ठीक है ना। अब ये भी बात हो गई, ये भी बात समझ में आ गई कि जो एक्सियल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होती है प्लेन ऑफ रोटेशन के, है ना। अब प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर इनवर्ड या आउटवर्ड, ठीक है ना, इनवर्ड या आउटवर्ड। जैसे यहां पर देखो, ओके, ये हमारी बॉडी कौन से प्लेन में, एक ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रही है, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, जो एक्सियल वेक्टर होगी, है ना, ये मतलब ये मान लो बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर जो एक्सियल वेक्टर होगी, जो भी रिलेटेड होगी रोटेशनल मोशन से, जितनी भी रिलेटेड वेक्टर्स होती है, जो एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में होती है। तो जो हमारी क्या हो जाएगी, है ना, एक्सियल वेक्टर होगी, ठीक है, वो रोटेशनल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, रोटेशनल प्लेन उसका हॉरिजॉन्टल है, ओके ना, ये रोटेशनल प्लेन। अब बॉडी भी जो परपेंडिकुलर तो है, ये हमको समझ में आ गया परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकती, आउटवर्ड भी हो सकती है और इनवर्ड भी हो सकती है उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो इनवर्ड और आउटवर्ड कैसे पहचानते हैं हम, है ना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ओके। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, थंब रूल से बताते हैं, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए तो जो हमारा कर्ल ऑफ फिंगर है उसको अगर हम रोटेशन की डायरेक्शन में रखें तो थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर, ओके। तो जैसे ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है ना, तो ये हमने फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रखी, ठीक है, और थंब किधर आएगा फिर हमारा, अपवर्ड। तो अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो जो एक्सियल वेक्टर होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलरली अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक्सियल वेक्टर, यहाँ हमने कहा कि ये हमारी जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, सॉरी क्लॉकवाइज में ना, क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, इस तरह से घूम रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जो वेक्टर होगी, है ना, अब हम राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो कर्ल हमारा इधर आएगा, फिंगर्स ऐसे घूम रही है बॉडी क्लॉकवाइज, ऐसे रखेंगे, थंब किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। इसका मतलब जो एक्सियल वेक्टर होगी उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, है ना। तो एक्सियल वेक्टर क्या होगी इस केस में, परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ रोटेशन,
ठीक है, ये ध्यान रखिए बेटा। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन ही हो गया, मान लो किसका, टॉर्क की इंट्रोडक्शन हुआ अभी। तो टॉर्क के बारे में हमने समझा यहाँ पे। टॉर्क मतलब क्या है, रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ कपल ऑफ फोर्स, दो फोर्स इक्वल और अपोजिट किसी एक बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर वर्क करते हैं तो वो बॉडी को रोटेट करते हैं। दिस रोटेटिंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क एंड न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू होती है टॉर्क की, टाउ से डिनोट करते हैं दोनों में से कोई एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना। और ये कैसी वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सियल वेक्टर कहलाती है। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन याद रखिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, है ना। और प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो ये एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन पे डिपेंड करता है। किसे याद रखोगे आप उसको, थंब रूल से, ये 11 में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये तो हो गया जो हमारे पास, इसकी बात एक टॉर्क की बात हो गई ना। टॉर्क के बारे में हमने, है ना, रिपीट कर लिया है छोटा सा, ठीक है। उसका फॉर्मूला देख लिया, उसकी डायरेक्शन देख लिया हमने, वेक्टर है तो, है ना। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है जो, ओके, हमें यहाँ फाइंड करना है टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लिया जो, लेट देयर बी एन डाइपोल ए बी, ठीक, हैविंग डाइपोल मोमेंट पी, ओके। डाइपोल मोमेंट जो इसका पी है ना। और ये ऐसे बता दो, हैविंग चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू विच आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस 2a इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। एंड वी हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑन द डाइपोल, ठीक है। हमें टॉर्क फाइंड करना है डाइपोल पे, ओके। तो ये सबसे पहले तो जो है ना, हमने कहा, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की। छोटे छोटे से टर्म समझते चलो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं हम, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो चीज है ना, चीजों पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है ईच पॉइंट पर, तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं जो, है ना। जैसे हमने कहा जो ये वाला एक ऐसा एक एरिया रीजन है, मान लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने पॉइंट ए पे देखा, पॉइंट ए पर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस ओर है ना, पॉजिटिव एक्सिस मान लो ऐसे, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड देखा हमने, तो मैग्नीट्यूड कितना है, ई है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे हम, ई बोल दिए, है ना। ये चलो 5 न्यूटन पर कूलम बोल दो। हमने फिर पॉइंट सी पर देखा, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन सेम, कोई भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम। मतलब अगर सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो जैसे अब ये ए पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब हम कहेंगे बी पर जो 6 न्यूटन हो गया, सी पर हो गया 8 न्यूटन, ठीक है ना। तो डायरेक्शन तो सभी जगह सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यहाँ वैल्यू अलग है, यहाँ वैल्यू अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए हर पॉइंट पर, तो ऐसे इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए है ना, अब हम यहाँ पर देखते हैं जो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हम सभी टर्म्स का मतलब समझ चुके हैं, टॉर्क का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके। अब ये आप सोचोगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है ना। तो एक्चुअल में जो हमने अभी तक हमारे वीडियोस की बात कर रहे हैं, हमने इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स आए हैं उसमें हमने अभी तक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पढ़ा है, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना अंडरस्टूड करके चलिए, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो पैरेलल लाइंस की को, है ना, पैरेलल लाइंस जो हमने बनाई हैं ये वाली, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट
कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है ना। चलिए, है ना। अब यहाँ पे जो अभी हम ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे ना। तो अब देखिए, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया है, ठीक है। और इसमें हमने यहाँ मान लिया है कि कोई एक डाइपोल है जिसका नाम हमने दिया है ए बी, जिसके चार्जेस है -q एंड +q, जिनके बीच की सेपरेशन है 2a। और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है, या ऐसे बोल दो इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, जो डाइपोल मूवमेंट भी होगा इसमें पता है हमें, डाइपोल मूवमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड द फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये मालूम है हमें। तो यहाँ पर अभी इसको रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है डाइपोल मूवमेंट मतलब ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल आप किसके बीच का भी बोल सकते हो, डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्चुअल में उसी से ध्यान रखना उसको कि ये दो थीटा एंगल जो है जो इट इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई डाइपोल ए बी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ओके। अब हमें इस पर टॉर्क कैलकुलेट करना है। डेफिनेटली जब हमें यहाँ पता है कि इस पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा समझ भी ले। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है बी पॉइंट पर, तो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चार्ज पर फोर्स लगता है, तो इधर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है चार्ज के थ्रू, चार्ज पर लगने वाला Q इंटू ई, ये है ना, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑन ए चार्ज Q, ये फॉर्मूला है यहाँ। तो जिधर इंटेंसिटी की डायरेक्शन उधर ही फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके बेस पे डिपेंड करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगा, जो तो पॉजिटिव चार्ज पर रिपल्शन लगेगा, ये हमारा F1 फोर्स हमने इस पे बोल दिया पे F1, और इसकी वैल्यू को कितनी होगी Q इंटू E, ठीक है। फिर नेगेटिव पर अट्रैक्शन लगेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, जो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर डायरेक्शन बताई है, तो इसका मतलब क्या समझोगे आप कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए पॉजिटिव चार्ज इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने पढ़ी है, किधर से किधर होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज से इधर की ओर होती है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर बताया गया है इधर की डायरेक्शन में, तो आप इधर किसको कंसीडर करोगे, इधर कौन रखा हुआ होगा, पॉजिटिव, है ना। इधर आप किसको कंसीडर करोगे कि इधर पे क्या रखा हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, है ना, ठीक है। मतलब हमको यहाँ चार्ज रिप्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है कि इधर एक चार्ज होगा या ऐसे, बस समझ चलिए, तो दिमाग में छोटी छोटी बातें बैठाते चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इधर नेगेटिव चार्ज आता है और इधर पॉजिटिव होता है, ओके। अब है ना, फोर्स कैसे लगा, तो अगर इधर पॉजिटिव चार्ज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले सोर्स का, तो वो इधर रिपल्शन लगाएगा पॉजिटिव पे, और नेगेटिव पर क्या लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो नेगेटिव पे अट्रैक्शन फोर्स F2, ठीक है, इसकी वैल्यू भी जो सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, है ना, ठीक है ना, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, तो फोर्स सेम लगेगी दोनों पॉइंट्स पर, ठीक है। चलिए, अब क्या हुआ कि इस डाइपोल पे, है ना, इस डाइपोल पर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगने लग गए, और कैसे लग रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट पर, है ना। और यही क्या थी, यही क्या थी, टॉर्क प्रोड्यूस होने की कंडीशन। अभी हमने पढ़ी यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होने की कंडीशन क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट पर लगते हैं तो उसको रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ इस कंडीशन कंप्लीट होगी कि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं, तो ये उस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर देंगे, टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो हमें वो टॉर्क निकालना है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ की जो है ना, हमने ये पॉइंट है ना, ठीक है, ऐसा एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और इसको नाम हमने दे दिया यहाँ पर ABC, इस पॉइंट को नाम दे दिया, ठीक है ना। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक।
तो हमने क्या क्या माना है यहाँ पर, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग चार्जेस -q + q which are separated at distance 2a is placed in a electric field at uniform electric field at angle theta and we have to find the torque on the dipole. ओके, तो ये हमने कंडीशन ली है। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये हमने इसकी स्टेटमेंट भी लिख देंगे बेटा, है ना, हर ठीक है। हमेशा याद रखिए बेटा, अच्छे नोट्स प्रिपेयर करने के लिए सारी बातें, है ना, छोटी छोटी सी बातें नोट करके चलना चाहिए। उस पर हमारे एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं इस पर। एटलीस्ट सोचो, अगर ऐसे सोचो कि अगर आपको डेरिवेशन एग्जाम में आता है ना, पूछ लिया गया और आपको ठीक है, मान लो आप भूल गए किसी वजह से और आपको सिर्फ ये याद रह गए, तो आपने इतना लिख दिया ना, इस पे भी मार्क्स मिल जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। तो कहाँ लिखोगे, पहले स्टेटमेंट यहाँ पर लिखोगे ना, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया है तो आपके लिए स्टेटमेंट, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB हैविंग चार्जेस -qn + q at separation 2a is placed in a uniform electric field E at angle theta and we have to find the torque on it, है ना। या आप अपनी ऑन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो जैसा आप लिखना चाहोगे, लेकिन स्टेटमेंट जरूरी होती है। चलिए ना, तो एक काम कीजिए जो, पहले आप इस स्टेटमेंट को नोट करने के लिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बाद आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ना, ओके चलो। ओके, अब यहाँ जो हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए, वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो पहले हम इस पे फोर्स देख लें, देन ओके, फोर्स ऑन द, है ना, ऑन द डाइपोल लिख दो, फोर्सेस ऐसे लिख दो, जो दो फोर्स लग रहे हैं एक साथ, फोर्सेस ऑन द डाइपोल, या ऐसे भी लिख सकते हो फोर्सेस ऑन द चार्ज ऑफ द डाइपोल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास F1 एंड F2, दोनों की वैल्यू सेम ही है इसलिए साथ में लिख दिया गया, F1 F2 QE। ठीक है, सिंस ठीक, टॉर्क ऑन द डाइपोल, नाउ टॉर्क ऑन द डाइपोल, टॉर्क को फाइंड करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना, अच्छा रहेगा जो फॉर्मूला लिख देना, सिंस टॉर्क इज इक्वल टू ओके वन फोर्स, या इधर फोर्स लिख सकते हो आप, वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला लिखा हमने अभी। ओके, अब टॉर्क को हम डिनोट करते हैं किससे, टाउ से, यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला, उसका इधर निकालते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं टॉर्क को। वन फोर्स कोई भी ले ले आप, F1 या F2, दोनों की वैल्यू सेम है, F1 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, हमने पहचानना सीख लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको देखते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहचानने के लिए हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस देखते हैं। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ये लाइन है ये वाली, और ये लाइन पे, दोनों लाइन पे फोर्स वर्क कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कौन हो गई, BC। ओके ना, ये हो गई BC। ठीक है, तो F1 इंटू BC। ठीक है, इसको दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से देखें जो हमें, है ना, टॉर्क निकालने के लिए दो क्वांटिटीज की वैल्यू चाहिए, F1 की, ये तो है हमारे पास, है ना, BC की, BC ये वाला फिगर से हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर आप उसको जो, है ना, एक ज्योमेट्रिकली देखो यहाँ पर, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ABC। तो ABC में हम कौन सी साइड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, हम यहाँ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, मतलब हमें परपेंडिकुलर चाहिए। और हमारे पास किसकी वैल्यू दी है, हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज कितनी दी है, 2a है ना, और एंगल दिया है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना, पैरेलल लाइंस है वो सब, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, मतलब अब हमारे पास परपेंडिकुलर फाइंड करना है।
थीटा हमको नॉन है, हमको ये मालूम है कि हमारा जो डाइपोल है वो इतने इतने एंगल पर रखा हुआ है, इसका मतलब हमें थीटा पता है, थीटा मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है और परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना। क्या पता है जो एंगल, हाइपोटेनस और दूसरा है जो परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। जब भी जो हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया तो मतलब क्या लगाना है वहां पे, अगर एंगल्स, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इनकी बात हो रही होगी तो इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली वहां सोचना है ना, पॉइंट ऑफ व्यू से। और वहां आपको अगर साइड निकालनी हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, या फिर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं साइन, कॉस, टेन, इनको लगा सकते हो और किसी भी एक साइड की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पर एंगल और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर भी है, तो इनमें रिलेशन कौन बताता है ना। जैसे हमारे पास तीन रेशियोज है, मेन तीन रेशियो, साइन, कॉस, टेन, है ना। तो इनमें परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा। तो हमें किस में रिलेशन देखना है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एंगल। तो क्या लगाएंगे वहां पे, साइन थीटा, है ना। एक्चुअल में आप बोल रहे हो यार ये कितनी डिटेल में हम जा रहे हैं, एक्चुअल में यहाँ आप ये छोटी छोटी सी बातें सीख लेंगे तो आपको बहुत काम में आएगा, जो है ना। क्विकली हमारे दिमाग में आ जाएगा कि यार साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टेन लगाना है। हालांकि मैं उसको लिखकर खत्म कर सकता था कि यहाँ हम साइन थीटा लगाएंगे, उससे वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन साइन थीटा क्यों लगाएंगे, है ना, कॉस क्यों लगाएंगे, टेन क्यों लगाएंगे, इसके रीजन आपको मालूम होना चाहिए। जो तो क्या ध्यान में रखोगे आप, जब भी जो हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में है ना कुछ साइड या एंगल कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री अगर फंक्शन लगा सकते हो तो वहां सोच लेना उसके बारे में। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, है ना, हमें एंगल, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, इसमें रिलेशन है, कौन है हमारे पास, साइन है। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ओके, नाउ, है ना, ठीक है, ये from the figure in right angle triangle, ठीक है ना, ABC, ओके। तो अब यहाँ पर देखते हो राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या अप्लाई कर देंगे, साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया BC, हाइपोटेनस हो गई AB, ठीक है, BC अपॉन AB, ठीक है, साइन थीटा अपॉन इक्वल टू BC, ठीक है ना। AB की वैल्यू क्या है, AB इज द डाइपोल लेंथ, ओके, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, 2A, ओके, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2A, ठीक। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डाइपोल लेंथ द इक्वेशन बिकम्स BC इज इक्वल टू 2A साइन थीटा, ओके ना। ये हो गई हमारे पास BC की वैल्यू जो, ओके। अब फिर BC आ गया हमारे पास, है ना, BC आ चुका है, F1 की वैल्यू है, तो इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, है ना। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 एंड BC इन इक्वेशन फर्स्ट, ये डायरेक्ट बाय इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो बच्चों आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टॉर्क इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में F1 की वैल्यू जो पुट कर रहे हो आप, QE, एंड BC की वैल्यू है हमारे पास 2A साइन थीटा, ओके ना, Q इंटू QE 2A साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से जो हमने पढ़ा है जो, ठीक है, ये इसको ऐसा लिख दो एक बार मल्टीप्लाई करके, Q इंटू 2A और E साइन थीटा, ये ऐसा लिख दो, Q इंटू 2A E साइन थीटा, ठीक है ना। और Q इंटू 2A इट इज द वैल्यू ऑफ, सिंस Q इंटू 2A इट इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, ये है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो टॉर्क हमारे पास आ गया PE साइन थीटा, ये रहेगा तो PE साइन थीटा उसकी वैल्यू। और इन वेक्टर फॉर्म
है ना, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्या लिख देंगे हम इसको, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस वेक्टर ई, ठीक है, कहाँ से लिख दिया, है ना, वेक्टर फॉर्म में जो हमने पढ़ा है ये यूनिट वेक्टर, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमने पढ़ा था, ये ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ओके ना, ये हमने पढ़ा था। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में है वो फॉर्मूला, पी साइन थीटा इस फॉर्म में आया है, ये वाला, ठीक है ना, और हमने उसको ए क्रॉस बी क्रॉस वाले टर्म में लिखा है, पी क्रॉस ई, जैसे यहाँ ए बी और थीटा क्या होता था, ए और बी के बीच का एंगल, तो यहाँ पर दो वेक्टर कौन है, पी और थीटा क्या है, पी और ई के बीच का एंगल, है ना, पी किधर ही होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है ना। चलिए, मतलब यहाँ पर आप ये जो थीटा कहोगे, ये थीटा किसके बीच का एंगल कहोगे, जैसे हमने स्टेटमेंट में तो लिखा है कि थीटा जो हमको यहाँ फिगर में दिख रहा है, तो फिगर में आप बोलोगे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना, ऐसे कहोगे। लेकिन जो टेक्निकली अच्छा है ना, बेटर क्या रहेगा, आप क्या बोलना उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जो थीटा है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच का एंगल है ना, डाइपोल के बीच का नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, डाइपोल मूवमेंट और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना, इस फॉर्मूले से तो यही हमें पता है, ठीक है ना। तो ये आगे का, अब यहाँ पर टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, हम देख चुके हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था कि दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, है ना, ये इस तरह से एक प्लेन हम दिखा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें वेक्टर ए है और इसमें वेक्टर बी है, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर जो वेक्टर आएगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में वेक्टर ए बी एग्जिस्ट करते हैं, है ना, वे वेक्टर ए बी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमको P और E का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो टॉर्क मिला है, ये भी वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अगर आप इसके बेस पे कहें, हम ऐसे डायरेक्शन डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि इट इज एन एक्सियल वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना, क्या रहेगी, डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, लेकिन इसके फॉर्म में भी हम यहाँ से भी सीख रहे डायरेक्शन बताना। तो जैसे हमने ये उधर पढ़ के रखा है 11 में कि इसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर मिलेगी ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिसमें ए और बी एग्जिस्ट करती है, मतलब ए और बी हॉरिजॉन्टल में है, तो जो टॉर्क मिलेगा वो उसके परपेंडिकुलरली ऐसे रहेगा, इनवर्ड और आउटवर्ड डिपेंड करेगा किधर घूम रहे हैं ना। चलिए, तो इसके आप क्या बोलोगे, हेंस द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क is perpendicular to that plane in which E and P are exist. Okay, टॉर्क की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिसमें E और P एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो E और P जो हमने किधर बताया है, कौन से प्लेन में, वर्टिकल में बताया ना, ये वर्टिकल प्लेन है, ऐसा डाइपोल को हमने ऐसा रखा दिखाया है, इसमें इस तरह से ऐसे दिखाया है, तो कौन से प्लेन में रखा है, कैसे घूमते दिखा रहे हैं उसको, ऐसा ऐसा घूमते थे वर्टिकल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस प्लेन में है। डाइपोल मूवमेंट कहाँ है, डाइपोल मूवमेंट जो हमने शो नहीं किया डायग्राम में, लेकिन आप हमेशा हमारे दिमाग, आपके दिमाग में रखिएगा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर, माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो ये डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट भी कौन से प्लेन में होगा, इस प्लेन में, है ना। डाइपोल मूवमेंट डाइपोल के अलावा होगा कैसे, तो डाइपोल मूवमेंट को, डाइपोल कौन से प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में ना, इस प्लेन में ऐसा तो नहीं है, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट ऐसे, डाइपोल ऐसा रखा है, तो डाइपोल मूवमेंट भी वर्टिकल प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना, ऐसा है, ठीक। तो फिर जो टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, मतलब इस पे जो टॉर्क लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन इस प्लेन में होगी, तो हॉरिजॉन्टल में ऐसे। अब हॉरिजॉन्टल में इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी, वो कैसे पता चलता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन किधर होगा, टॉर्क हमारा किधर, सॉरी हमारा डाइपोल किधर घूमेगा, डाइपोल किधर घूमेगा, अगर इस पे टॉर्क लगा है तो ऐसे घूमेगा, तो इधर है जो, है ना, रोटेशन की डायरेक्शन इधर है। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए, कर्व रूल लगाए,
तो क्या हो जाएगी, किधर घूम रहा है वो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसा घूमेगा है ना। तो फिर जो टॉर्क होगा वो इनवर्ड होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इनवर्ड है ना। थंब रूल अगर आप लगाते हो ऐसा, तो फिंगर का जो कर्ल है वो रोटेशन की तरफ रखो, थंब किधर जा रहा है, अंदर। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा यहाँ पर। ओके, तो अगर मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारा जो डाइपोल है वो ऐसा घूम जाएगा, है ना। अगर मान लो ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, ठीक है, चलो हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे ना। तो आगे बढ़ते समझ में, अगर यहाँ लिखना चाह रहे हो डायरेक्शन तो आप लिख सकते हो, है ना, कि द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज लाइज इन दैट प्लेन इन विच P and E are exist। ओके, या नहीं भी लिखा तो अंडरस्टूड है इतना, तो ठीक है ना, सारे 11 के टर्म से भी जो ओके, फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करते चल रहे होते छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। तो ये आ गया उसका फॉर्मूला टॉर्क का। अब यहाँ से देखिए हमको दो बातें समझ में, टॉर्क का जो फॉर्मूला है उससे हमको क्या क्या समझ में आ रहा है कि टॉर्क जो लगेगा डाइपोल पे ओ, है ना, वो टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा, अगर E और साइन थीटा कांस्टेंट रख दिया है ना, या E हमने कांस्टेंट कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जो टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, P के, ओके ना, P के या P साइन थीटा के, या साइन थीटा को भी कांस्टेंट मान लो आप, समझ में आया। यहाँ पर अगर E and थीटा इज अ कांस्टेंट, ओके, तो यहाँ पर साइन थीटा तो कांस्टेंट रहेगा ही जो, ओके, मतलब अगर थीटा कांस्टेंट होता है चेंज नहीं होता है, तो फिर टॉर्क प्रोपोर्शनल टू P, मतलब P बढ़ेगा, डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, है ना, तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा। अब डाइपोल मूवमेंट कैसे बढ़ सकता है उसका, तो डाइपोल मूवमेंट जो कैसे बढ़ सकता है, Q into 2 है। तो इसका मतलब हम डाइपोल को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो चार्ज इंक्रीज करके, चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीज हो जाएगी तो टॉर्क बढ़ जाएगा, तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे आपको, जो कि हमारे पास एक डाइपोल है, अगर उस डाइपोल पे हमने चार्ज बढ़ा दिया, ये माइनस Q, इनकी वैल्यू बड़ी ले ली, मतलब डाइपोल की दो डाइपोल हमने लिए सेम साइज के, लेकिन एक पर चार्ज ज्यादा रखा, एक पे चार्ज कम, तो जिस पे ज्यादा चार्ज है उनको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा, तो जिस पर ज्यादा चार्ज है जो है ना, जैसे हमने यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड में दो डाइपोल लिए, थीटा एंगल पर रखे, उनको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दो डाइपोल रखे, एक डाइपोल पे +2Q चार्ज -2Q चार्ज, एक पर +4Q चार्ज और -4Q चार्ज है, ठीक है ना। तो टॉर्क दोनों पे सेम नहीं रहेगा, इस पर चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा, टॉर्क ज्यादा, ये वाला ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगा, है ना, ये रोटेशनल मोशन ज्यादा होगी उसमें, क्विकली वो रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। फिर ये अगर हम Q को नहीं बदलते, है ना, दोनों पर हम सेम चार्ज रखते हैं 2Q, इस पर भी 2Q रखते हैं, लेकिन हम उनकी लेंथ बदल देते हैं, एक को हम, है ना, ज्यादा लेंथ रख देते हैं उसकी, ठीक है। तो फिर टॉर्क किस पे लगेगा ज्यादा, जिसकी डाइपोल लेंथ ज्यादा है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, चार्ज तो दोनों पे सेम है ना, चार्ज दोनों पर सेम है, लेकिन इसकी दोनों की लेंथ डिफरेंट है, तो डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा होगा, तो जिस, है ना, टॉर्क उस पे ज्यादा लगेगा। आ रहा है मुझे छोटी छोटी बातें कि डाइपोल मोमेंट जो टॉर्क है वो डाइपोल के किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, तो जो टॉर्क उस पे लगेगा वो चार्जेस पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली तो यहाँ ज्यादा चार्ज होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, है ना, क्योंकि फोर्स चार्ज पर डिपेंड करेगा, फोर्स ज्यादा टॉर्क ज्यादा, ठीक है ना। या फिर चार्ज नहीं हो, सेम रहे चार्ज, लंबाई चेंज हो जाए टॉर्क डाइपोल की, तो भी लेंथ चेंज होने पर भी टॉर्क डिफरेंट लगेगा जो, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उस पर ज्यादा टॉर्क बनेगा, ओके। चलिए, तो यहाँ पर क्या समझ में आया हमको कि जो
उसका क्या है, उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो किस पर डिपेंड करता है, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट मतलब सीधे डायरेक्टली बोल दो आप, किस पर डिपेंड करेगा, तो ये टॉर्क जो है वो डिपेंड करेगा Q इंटू 2A के प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे, ऐसे है ना। अब दूसरा जो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म लेते हैं, मतलब डाइपोल मूवमेंट हमने कांस्टेंट ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी स्ट्रेंथ हमने 2 बोल दी, कोई यूनिट मान लेना आप न्यूटन पर कूलम, और हमने एक डाइपोल यहाँ रखा, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, इसको 4 मान लो आप न्यूटन पर कूलम, और जो डाइपोल रखा है लेंथ दोनों की सेम है ना। तो किस पे ज्यादा फोर्स लगेगा यहाँ पर, सॉरी किस पर टॉर्क ज्यादा लगेगा, तो हमने देखा कि अगर हम P को कांस्टेंट रखते हैं, है ना, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा E के। अगर P और थीटा कांस्टेंट है ना, P और साइन थीटा कांस्टेंट है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E के। इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, मतलब अगर हम एक डाइपोल को अलग अलग इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर चलते हैं, है ना, और है ना सेम एंगल पर रखते हैं, मान लो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर रोटेशन अलग अलग होगा, तो टॉर्क अलग अलग रहेगा। जो मोर इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें टॉर्क ज्यादा लगेगा, वो वहां फास्ट रोटेट करेगा, और कम इसमें कम रोटेट करेगा ना। चलिए, तो ये था क्यों। अब ये तो बात होगी कि है ना P की अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, E के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा टॉर्क। अगर अब हम कहें कि दोनों P और E दोनों कांस्टेंट हैं, ओके, जैसे एक टॉर्क जो है, जो यहाँ पर एक डाइपोल जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मतलब E कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है, मतलब उसकी डायमेंशन चेंज नहीं होती, ना ही उसमें चार्ज चेंज होता है, ओके। तो अब डाइपोल मूवमेंट जो है, सॉरी जो टॉर्क है, वो टॉर्क किस पर डिपेंड करने लग जाएगा, थीटा की वैल्यू पे। मतलब जैसे ये मान लो, है ना, ये जो हमारा डाइपोल है, अब इस डाइपोल की लेंथ भी चेंज नहीं हो रही, और उसका डाइपोल मूवमेंट भी चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब P E सब कांस्टेंट है, तो तब भी इस पर टॉर्क चेंज होता रहेगा, है ना। अब कैसे चेंज होगा, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, थीटा, मतलब एंगल बदल रहा है यहाँ पर, थीटा चेंज होगा, तो थीटा मतलब इसकी पोजीशन चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन चेंज होगी, तो फिर उस पर टॉर्क लगने वाला भी चेंज होगा, है ना। तो कैसे चेंज होगा, वो थीटा के साइन के प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब है ना, ये इस तरह से, मतलब जो एंगल बिटवीन द डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर भी डिपेंड करती है टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। थीटा चेंज, उसकी साइन वैल्यू चेंज, टॉर्क चेंज, ठीक है ना। तो अब हम वही केसेस में देखेंगे कि उस पर जो टॉर्क लगता है वो उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते चलता है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज कैसा होगा उसको अब हम देख रहे हैं ना। तो हम ये 2 केसेस से उसको समझेंगे। जो पहला है, ठीक है, तो अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जो है ना, उस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो थीटा की वैल्यू देख लो आप, थीटा कितना हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, तो थीटा यहाँ पर या तो आप 0 ले सकते हो, और थीटा 180 लिख सकते हो, है ना। कैसे आया था हमने 180 कब और थीटा कब, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, और डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से -q + q चार्ज, मतलब उसका -q चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, या ऐसे कहें उसका जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों पैरेलल हुए, मतलब एक्चुअल में थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ P और E के बीच का एंगल है ना, P और E के बीच का एंगल है। तो अगर हम कहें कि चार्ज हमारा ऐसा डाइपोल जो है वो पैरेलल रखा हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो पैरेलल 2 तरह से हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रखा हो सकता है,
है ना, प्लस क्यू माइनस, इसको भी पैरेलल का होगे, इसको भी पैरेलल का होगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एक में, पहले केस में ऐसा हो सकता है कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन, तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई, पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल 0 होगा। तो 0 भी पॉसिबल है पैरेलल बोला तो। और यहाँ पर ई और पी अपोजिट में है ना, इधर पी यहाँ पे ये 180 पे, ओके ना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आप साइन पैरेलल का मतलब दोनों एंगल ले सकते हो, ठीक है, 0 भी ले सकते हो और 180 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब पैरेलल अगर रखा हो तो टॉर्क कितना आएगा, है ना, सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है हमको, यहाँ पर फॉर्मूले से ही समझ में आ जाएगा हमको। देन टॉर्क, ये टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है ना। तो टॉर्क हमारे पास होगा, पी की वैल्यू है पी ई साइन 0 ले लेते हैं अगर हम कभी, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ, है ना। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0, ओके, 0 टॉर्क, नो टॉर्क इज एक्टेड ऑन द डाइपोल, उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डाइपोल जो अगर घूमकर ऐसा आ गया, ओके ना, टॉर्क अगर ऐसे मान लो तो, ठीक है, डाइपोल अगर घूमकर ऐसा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसा आ गया, तो फिर उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, अब वो घूमना बंद हो जाएगा। अगर ठीक है ना ऐसा आया तो वो घूमना बंद हो जाएगा, रोटेट, उस पर टॉर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर सेकेंड केस हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो परपेंडिकुलर तो जो थीटा तो 90 होगा बस, है ना, यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और ये टॉर्क ऐसा है हमारा, डाइपोल ऐसा है ना, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो परपेंडिकुलर तो थीटा हो जाएगा 90, ठीक है ना। इसी फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बना रहे हैं ना। चलो तो थीटा 90 हो गया, टॉर्क मतलब हमारा ये डाइपोल ऐसा हो गया, ओके। तो इस केस में टॉर्क कितना हो जाएगा, तो यहाँ जो देन टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, है ना, और टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा को आप यहाँ लिखोगे साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये उसकी कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है ना। तो साइन 90 इज 1 जो वैल्यू है उसकी, वो उसका जो है ना डोमेन होता, फंक्शन जो होता है उसमें उसकी 1 वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन मैक्सिमम है तो फिर टाउ भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। साइन मैक्सिमम होगा तो टाउ भी मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम कितना होगा, ओके, पी ई, ये मैक्सिमम, ठीक है ना। तो टाउ मतलब अगर हमारा डाइपोल जो ऐसा रखा है, मान लो ऐसा है ना, ठीक है, तो ऐसा रखा है, ऐसा रखा है, तो इस पे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, और ये घूमेगा ऐसे, तो इस पे टॉर्क डिक्रीज होता चलेगा, डिक्रीज होता चलेगा, डिक्रीज होता चलेगा, और ऐसा आने पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसा रखा है तो टॉर्क मैक्सिमम, तो यहाँ पे वो क्विकली घूमने लगेगा, वो स्पीड उसकी घूमने की स्पीड रहेगी, और ऐसा घूमते घूमते जाएगा, टॉर्क कम होता चलेगा। मतलब थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 से 0 की ओर बढ़ रही है, मतलब चेंज हो रही है, जैसे 90 से 0 की ओर, ये 90 है ना, 90 से 0 की ओर चेंज हो रही है, तो फिर साइन थीटा डिक्रीज होता चलेगा, इलेक्ट्रिक ये भी टॉर्क भी डिक्रीज होता हुआ चलेगा, है ना। समझ में आया कि टॉर्क जो उस पर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मतलब भले ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रख दो, डायपोल मोमेंट को कांस्टेंट रख दो, लेकिन हम उस पर कभी भी कांस्टेंट टॉर्क ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही जो टॉर्क लगा और हमारा डायपोल घूमने लगा तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और पोजीशन चेंज हुई तो टॉर्क क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, थीटा चेंज होगा, टॉर्क चेंज हो जाएगा।
तो मतलब टॉर्क चेंजेबल होता है उस पर जो, ठीक है ना, वेरिंग होता है, ठीक है ना। तो ये था जो हमारे पास टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, ड्यू इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हमने इसकी जो छोटी छोटी से पॉइंट्स भी सब देख चुके हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। ओके, चलिए इसे नोट कर दीजिए। चलिए बच्चों, है ना, अब हम इसमें एक छोटी सी चीज और देखते हैं, अनदर डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, है ना। जैसे हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा है इससे पहले, है ना, पी, और हमने उसकी वहां जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना। या उसकी हमने डाइपोल लेंथ कहा था, जैसे डाइपोल था माइनस क्यू प्लस इसके चार्जेस थे, तो उसका डाइपोल मोमेंट की हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी फॉर्मूले के बेस पर, Q इंटू 2a। तो एक्चुअल में जो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये होता क्या है ना, ठीक है, एग्जैक्टली इसका फिजिकल मीनिंग, हालांकि मैं वहाँ फिजिकल मीनिंग भी एक्सप्लेन कर चुका था डाइपोल मोमेंट की, हमने बहुत, है ना, छोटी छोटी सी बातें उससे रिलेटेड देखी थी हमने वहाँ पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आप उसको देख सकते हो। ओके, चलिए, तो अब हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की एक और दूसरी डेफिनेशन देंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या है, या कोई नई क्वांटिटी तो नहीं है फिजिक्स में, है ना। डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड, जैसे डाइपोल मोमेंट क्या है, कोई नई क्वांटिटी तो नहीं आ गई है ना, उसको अब हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने अभी टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क के बेस पर हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। पहली डेफिनेशन हम वहाँ फॉर्मूले के बेस पर देख चुके थे, ये P इक्वल टू Q इंटू 2a, ये हमने डेफिनेशन लिखी थी कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द परपेंडिकुलर एंड द इफेक्टिव लेंथ या सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ऐसे लिखा था। चलिए, अब यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो हमने पढ़ा है जो टॉर्क, है ना, डेफिनेशन कैसे बनी वो समझना, लिख तो दी हमने ऊपर ऐसे, सिंस टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो टॉर्क की वैल्यू है P E sin थीटा, है ना, वेयर द P इज डाइपोल मोमेंट, E इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द P एंड E। ओके, अब यहाँ जो आप ऐसे मान लो, इफ थीटा इज 90 डिग्री, ओके, थीटा इज 90 डिग्री, देन या ऐसे लिख दो, इफ इज इक्वल टू यूनिट, है ना। यूनिट से मतलब क्या है, उसकी इंटेंसिटी यूनिट, है ना। यूनिट इंटेंसिटी मतलब, जैसे आप यूनिट इंटेंसिटी का मतलब क्या निकालेंगे हम, जैसे बेटा हम बार बार ऐसे यूनिट इंटेंसिटी अगर आगे यूज कर रहे हैं, तो यूनिट इंटेंसिटी से मतलब कितनी इंटेंसिटी, ओके। तो अगर आप एसआई सिस्टम में बोल रहे हो, एसआई सिस्टम में, तो यूनिट इंटेंसिटी का मतलब हमारा निकलेगा 1 न्यूटन पर कूलम। अगर आप सीजीएस में बोल रहे हो यूनिट, तो वहां यूनिट का मतलब निकलेगा 1 डायन पर स्टेट कूलम, ठीक है ना। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो, यूनिट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो, यूनिट आप कोई भी यूज कर लो उसकी, ठीक है ना। चलिए, तो हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं उसको, है ना, कहाँ पर रखा हमने उसको, यूनिट इंटेंसिटी वाले, मतलब 1 न्यूटन पर कूलम, ऐसा कोई मान लो, ठीक है ना। और कैसे रख रहे हैं, एंड थीटा इज 90, थीटा इज 90, ठीक है। थीटा 90 होने का मतलब क्या रहेगा, साइन थीटा 1 हो जाएगा ना, यहाँ लिख देते हैं, एंड थीटा इज 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। आया समझ में, मतलब हमने ये थीटा क्या है, दोनों के P और E के बीच का एंगल, इसका मतलब हमने क्या माना है यहाँ पर कि एक डाइपोल है, और उस डाइपोल को हमने कहाँ रखा है, यूनिट इंटेंसिटी वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और किस तरह से रखा है कि थीटा 90 है, थीटा 90 मतलब ऐसा रखा होगा, ओके, इस तरह से रखा होगा। तो अब इस पे टॉर्क लगेगा, ये तो बात हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो टॉर्क तो लगेगा, तो इस केस में उस पे टॉर्क लगेगा, है ना। तो अब वो टॉर्क कितना लगेगा वो देख लो, टॉर्क P E की वैल्यू हो गई 1, है ना,
यहाँ जो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, आया समझ में, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू, अब साइन 90 अगर 1 होता है, ओ सॉरी, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 होता है, मतलब टॉर्क डायपोल ऐसा रहता है, तो इस केस में उस पर जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क कैसा होता है, मैक्सिमम होता है ना। तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो ये जो टॉर्क आएगा ये मैक्सिमम टॉर्क होगा, है ना। और किसके बराबर आएगा, P के बराबर। मतलब क्या समझ में आया बेटा हमको, डायपोल मोमेंट, ठीक है, कोई नई क्वांटिटी नहीं है। अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखे तो उस पर जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा, उस पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वही टॉर्क हमारा क्या कहलाएगा, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट मतलब डायपोल पर प्रोड्यूस होने वाला रोटेशनल इफेक्ट, रोटेटिंग इफेक्ट ही हमारा क्या कहलाता है, तो डायपोल मोमेंट। ओके, तो डायपोल मोमेंट कोई नई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो, और हमने फॉर्मूला भी निकाला था उसका, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बताया था जो मैंने आपको उस समय, ठीक है ना। या यहाँ से भी चेक कर लो, ठीक है ना, कि हमने P किसके बराबर कहा, ये टॉर्क हमने लिखा PE साइन थीटा, ठीक है। तो अब टॉर्क ये है, अब हमने कहा कि टॉर्क P जो है वो टॉर्क के बराबर है, P किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर, तो ये P आया टॉर्क के बराबर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, टॉर्क की वैल्यू P साइन थीटा, है ना, P। अब P की वैल्यू आप सॉरी, है ना, यहां से ये P, इसको क्या रखो, Q इंटू 2A। Q इंटू 2A की जगह हमने बोला था ना, तो यहाँ E कितना मान लिया हमने, है ना, हमने अभी निकाला ना इलेक्ट्रिक जो टॉर्क की बीच वाली जो वैल्यू है। आप बोलोगे यार यहाँ डबल डबल P क्यों लिख रहे हैं, चलो कौन सी वाली वैल्यू ले ले, Q इंटू 2A साइन थीटा E। ये फॉर्मूला आया था ना अभी, हमने बीच में इसमें निकाला, टॉर्क ये आया था, तो फिर हमने उसकी इसकी जगह P लिखा था, हमको नॉन था, तो अब मान लो P नॉन नहीं है तो Q इंटू 2A है वहां पे। तो साइन की वैल्यू भी 1, E की वैल्यू भी 1, तो साइन की वैल्यू भी 1, है ना, 90 रख दोगे तो साइन भी 1 हो जाएगा, E भी 1 हो जाएगा। तो फिर यहाँ P कितना बचेगा, टॉर्क कितना बचेगा, Q इंटू 2A, और वही टॉर्क हमारा क्या है, P। तो इसलिए हमने P का ये फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आ गया ना, है ना। हमने उस समय उसकी फॉर्मूले के बेस पे मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी थी, जो द टॉर्क इज मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। एक्चुअल में ये डायपोल पे लगने वाला टॉर्क ही है, लेकिन किस केस में लगने वाला, जब टॉर्क जो हमारा डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। ओके, चलिए, है ना, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है ना। डेफिनेशन हम ऊपर लिख चुके हैं, तो डेफिनेशन क्या लिख दोगे आप यहाँ पर, ठीक है, ये डेफिनेशन क्या लिख दोगे, ये क्या है, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू दैट मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वो लिखा है द डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू दैट टॉर्क व्हिच एक्ट्स ऑन द डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी। ओके, यहाँ मैं लिख चुका हूँ। ओके, तो ये मतलब अदर टॉपिक है, तो इससे इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अदर हेडिंग डालना है यहाँ पर। इसके बेस पे हमने उसको समझा है डायपोल मोमेंट को, तो डायपोल मोमेंट भी टॉर्क की ही वैल्यू है। चलिए, है ना।